मैंने बोला कावड़िया क्या है। बोले जब हम बच्चे थे ना 40-50 साल पहले, तब एक स्टोरी टेलर कावड़िया आता था और वो अपना एक बॉक्स लेके आता था और वो बॉक्स के दरवाजे खोलता था और जैसे जैसे दरवाजे खुलते वो कहानियां सुनाता। उस परफॉर्मेंस से मुझे स्टोरी टेलिंग समझ में आने लगी। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब मुझे एक्टिंग करनी है, कैसे कहाँ शुरू करें, कैसे करें? अगर मान लीजिए कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ भी अगर हटा देंगे तो भी आप एक किताब से कहानी पढ़ के सुना तो देंगे ही। वो सबसे सही तरीका, और एक एक्टर को डेफिनेटली स्टोरी टेलर होना ही है। Action. वेलकम टू एकलव्य टॉक्स, जहाँ पे हम हमारे फैसिलिटेटर्स के साथ ऑनेस्ट, रॉ और अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन करिए। सो वेलकम अक्षय। हेलो, कैसा रहा आपका सफर बैंगलोर से बॉम्बे तक? बहुत ही बढ़िया। शुरुआत में डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words जिससे हमें और हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में पता चले। जस्ट दिस इज व्हाट अक्षय गांधी इज। 3 words। पहला वर्ड तो एडवेंचरस। आई थिंक आई फील लाइक डूइंग थिंग्स विच इज एडवेंचरस। जो मेरे लिए मुश्किल है वो मुझे ना करने में बड़ा मजा आता है। फिर आई एम गूफी इन अ वे दैट आई डू सिली थिंग्स। अजीब अजीब सी बातें अचानक से कर दूंगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अजीब अजीब से जेस्चर में करता रहता हूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ ब्लू, और लोग बोलते हैं क्या कर रहा है भाई और मुझे लगता है अच्छा ठीक है, बस यही करना था। तो आई थिंक आई एम लिटिल सिली अबाउट थिंग्स, एंड आई एम ऑल्सो, आई थिंक आई एम अ केयरिंग पर्सन। आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम thinking about how can I provide better condition to people around me, चाहे वो professional space हो या personal space हो। Now if you can share a little bit about who you are, your little background, कहाँ से आए आप, कौन है, तो हमारे viewers को थोड़ा सा और पता चल जाएगा आपके बारे में। तो मैं एक छोटे मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ और वहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है कि आप पढ़ाई करिए, आप एक सीधी सादी ज़िंदगी जिए। बेसिकली सिंपल मामला है, आसपास लोगों के साथ रहिए, खाइए पिए, खूब ऐश करिए, मज़े करिए, चाहे कम हो तो चलेगा लेकिन सीधी ज़िंदगी हो। वहाँ से मैं आता हूँ और क्योंकि आसपास सीधी ज़िंदगियाँ देखी तो लगा यार ये नहीं करना ये बहुत क्लियर था क्या नहीं करना, और ये नहीं पता था क्या करना है। तो हमेशा एक वो आँख रहती थी, क्या ऐसी चीज़ है जो अटपटी है, क्या ऐसी चीज़ है जो सीधी नहीं चलती है। तो उसमें फिर हमेशा कूद पड़ता, कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा करता जो नहीं है सीधा, और वो करते करते फिर मुझे थिएटर मिला जो कि बिल्कुल ही सीधा नहीं लगा। उसका कोई सर पैर टांग कुछ समझ में नहीं आया कि यार ये क्या है, देख कर भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कर कैसे रहे हैं, हो क्या रहा है। तो वो पूरा ही ऊपर नीचे अड़क बड़ंग बड़ंग जैसा लग रहा था। तो मुझे लगा यार यही करना है। So, सबसे पहले आपका थिएटर से इंटरेक्शन कब हुआ? मतलब तो मैं, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में वैसे ट्रेडिशनल कल्चर बहुत है, लेकिन कंटेम्प्रेरी कल्चर या मॉडर्न कल्चर ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने परिवार के साथ जाते हैं, नाटक देखते हैं या म्यूजिक सुनते हैं या डांस करते हैं। तो जब जॉब वॉब लग गई मेरी तो दोस्तों ने बोला चलो यार नाटक वाटक देख के आते हैं। मैं कहा नाटक वाटक क्या होता है? तो बोले कुछ नहीं, फिल्म होती है स्टेज पे। मैं अच्छा, फिल्में तो देखी थी। तो मैं गया देखने, मुझे याद है नाटक था मौत के साए में, और वो बेसिकली 2 आर्मी के बारे में था और जो फाइट कर रही हैं, एक दूसरे को कैप्चर कर रही है, वो सब चल रहा है। लेकिन स्टेज पे कुछ नहीं था, और कुछ भी नहीं स्टेज पे, और सिर्फ एक्टर आ रहे हैं और कुछ कुछ कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ एक्शन कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आया, और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ, कि कुछ था ही नहीं, लेकिन मैं उनको इमेजिन कर पा रहा हूँ। मुझे पता है ये तो यार हमारे बैंगलोर के ही लोग हैं, लेकिन ये कोई जर्मन आर्मी से, कोई फ्रेंच, मैं मानने को तैयार हो गया। मतलब ये तो अजीब सी बात है कि मैं कैसे मान रहा हूँ इस बात को, और मुझे लगा ये तो पता करना पड़ेगा। और फिर मैंने पूछताछ शुरू की, लोगों से पूछा, तो लोगों ने बताया कि एक हैं अभिषेक मजूमदार, वो वापस आए हैं, आप पूछिए अगर वो कुछ कोर्स करने वाले हैं, अगर आपको ले लें उसमें। तो मैंने कहा लेकिन ये तो कोर्स तो बहुत बड़ी बात होती है, मुझे पता ही नहीं है ये। तो मैंने और पता करना शुरू किया इधर उधर, लेकिन मुझे कहीं कुछ खास मिला नहीं। फिर मैंने सोचा चलो यार मैसेज भेज ही देता हूँ, वो 9 महीने का कोर्स क्या है उसके लिए। तो मैंने भेजा, उन्होंने बोला हाँ आ जाओ। मैंने कहा चलो यार ये लग पाते मामला कि आ जाओ। पहुंचा तो बोले 2 कमिटमेंट चाहिए बस तुमसे कि कमिटेड रहोगे, टाइम पे आओगे, ऐसा नहीं कि आज मन नहीं है, मूड नहीं। मैंने कहा इतना तो मैं कर सकता हूँ, है ना। तो वो करना शुरू किया और वहाँ से फिर शुरू हो गया थिएटर। बट यू कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड एंड अ मोर फॉर्मल स्टडीज का बैकग्राउंड, सो व्हाट इज इट दैट इम्पैक्टेड यू सो स्ट्रांगली कि आपने इतना बड़ा चॉइस इतनी क्लैरिटी के साथ लिया? फिर साइंस और आर्ट्स अब मुझे लगता है सिमिलर हैं, दोनों क्यूरियोसिटी चाहिए दोनों को। शायद मुझे साइंस इसलिए भी पसंद था क्योंकि आई रियली लाइक्ड दैट क्यूरियोसिटी। अरे यार ये एप्पल गिर कैसे गया नीचे, अरे यार ये चांद पे लोग चले जाते हैं तो क्या होता है, और वो मुझे थिएटर में दिखा। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट इट हैज़ मैनेज्ड टू
मेक पीपल सर्वाइव देयर क्यूरियोसिटी। भले इसमें पैसा नहीं है, नाम शोहरत ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो है वो ये कि क्यूरियोसिटी तुम यहाँ जिंदा रख सकते हो, और मुझे लगता है वो बहुत बड़ी देन है। एक जॉब करते हुए वो क्यूरियोसिटी आपकी खींचने चली जाती है, निकल जाती है, आप भूलने लगते हो कि बहुत अर्ली ऑन जॉब में मुझे वो देखने को मिला। और मुझे ऑब्वियसली नहीं पता था कि मुझे ये करना है। मैं तो अपना पीएचडी की तैयारी कर रहा था। आई वाज सपोज्ड टू गो फॉर माय पीएचडी इन क्वांटम कंप्यूटेशन। वो रिसर्च मैं कर रहा था, मेरे पेपर्स और मेरा सारा रिसर्च उस साइड में था। और फिर मैंने कहा 9 महीने मेरे पास है, अभी एप्लीकेशन भरना है, अभी तो भेजूंगा, पता नहीं कौन लेगा मुझे पीएचडी एप्लीकेंट की तरह, नहीं उसको तो अभी है साल भर, तो ये 9 महीने का कोर्स करते हैं। और मुझे कुछ नहीं आता था और आसपास सारे लोग एक्सपीरियंस थे, मतलब किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का है। तो मैंने कहा बहुत ही अच्छा है, मैं तो हमेशा ये कह के छूट सकता हूँ कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। दैट वाज ग्रेट, क्योंकि मैं इतना गंदा भी हो सकता हूँ, मैं इतना अच्छा भी हो सकता हूँ, मैं इस तरह की रोमांटिक बातें भी कर सकता हूँ, मैं इस तरह से किसी से झगड़ा भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आप नॉर्मल जिंदगी में नहीं करते। तब फिर लगा कि यार दिस इज व्हाट इट मीन्स टू लिव अ फुलर लाइफ मोस्टली, विच आई वॉज नॉट गेटिंग अदरवाइज, जस्ट अ टेस्ट ऑफ दैट। उसकी वजह से मुझे लगा कि मैं यही करना चाहता हूँ। What did you feel when you were in a corporate space, formal space, as opposed to when you were in a theatrical space, a dramatic space? वो दो अक्षय में इतना क्या अंतर दिखा कि आपको मोटिवेशन लाइक यही भाई यही करना है? कॉर्पोरेट लाइक एनी अदर सिस्टम, हर सिस्टम को एक हिसाब किताब है कि आप ये सिस्टम में रह के काम करिए, मतलब आपको सिस्टम के अलाइन होना पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने डायमेंशंस कम कर देंगे, आप अब उसी सिस्टम में सेट होने की कोशिश करेंगे, और वो ही हो रहा था। लेकिन थिएटर में सडनली इट एक्सपैंडेड, जो चीज़ें मुझे पता ही नहीं है दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो मुझे पता ही नहीं मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है। मुझे याद है हम कुछ एक सीन कर रहे थे जहाँ पे हमें इम्प्रोवाइज करना था, और इम्प्रोवाइजेशन में आई वेंट लाइक मैड क्रेजी पर्सन, मेरे हाथों में कुछ हो रहा है, पैरों, और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा अक्षय भी एग्जिस्ट करता है, और अचानक से मैं ये अजीब सी चीज़ें कैसे कर रहा हूँ। तो कुछ तो है जो मुझे नहीं पता, बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता है। सो विच मीन्स कि वो जो क्यूरियोसिटी वाली बात हम कह रहे थे ना, कि अब मौका है यहाँ पे कि वो सारे रंग देखे जा सकते हैं, या काफी सारे रंग देखे जा सकते हैं। तो लगा जीना तो यही है, फिर क्या टेंशन है, कैसे ऐसे बाद में देखेंगे। So can we say that theater has literally transformed you and made you a different person and completely? मुझे ऐसा लगता है वो पिछला जन्म था। So Akshay, if you can share a little bit about आपकी क्रिएटिव जर्नी। क्लियरली आपने काफ़ी डाइवर्स चीज़ें, अलग अलग तरीक़ों की चीज़ें करी है, आपने ये चॉइस ली है जो आप कर रहे हो अभी, तो उसके बारे में प्लीज़ इफ़ यू कैन शेयर अ लिटिल बिट। क्रिएटिव जर्नी वहीं से शुरू हुई थी, अभिषेक वाले कोर्स से। मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता था, वो अलग स्टेट में थे, मैं बैंगलोर में था, तो मैं तो उनको बताता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। उनको पता ही नहीं था, एक्चुअली उनको 9-10 महीने पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। उनको लग रहा बच्चे लड़का जो है जॉब जाता है और अपना टाइम पास करता है, जो भी है। उनको आइडिया ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जॉब छोड़ दी और तब उनको बताया कि मैंने जॉब छोड़ चुका हूँ। वहाँ उनका दिमाग खराब, क्योंकि अब तक तो जो लड़का था वो बताता था ना माँ बाप को, और ऑलरेडी मैं सिस्टम से थोड़ा निकलना शुरू कर चुका था कि अब तो ये बिना बताए डिसीजन ले रहा है, ये क्या मजाक है। बट दैट वाज इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, क्योंकि अब मुझे प्रूव करना था अपने आप को कि व्हाई व्हाट आई विसरली फील इज राइट। आई विसरली फील समथिंग अबाउट इट एंड आई वांट टू गो इन इट, आई वांट टू गो डीपर इन इट। तो अब वो प्रेशर था कि यार अब जब डिसीजन ले ही लिया है तो अब देखा जाएगा जो होगा। तो उसमें फिर मैंने ट्रेनिंग्स लेनी और शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता था दैट वाज जस्ट अ बिगिनिंग। जहाँ पे मैं काम कर रहा था, जो 9 महीने का एक कोर्स था, वो शुरुआत थी बस। फिर मैंने सोचा कि मैं अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, तो उसमें मैं मूवमेंट में बहुत काम करने लग गया, क्योंकि मेरी वॉइस बहुत ख़राब थी। मतलब क्योंकि इंजीनियरिंग आप दिन ऐसे बैठते हो ना, आपकी वॉइस एकदम ख़त्म हो चुकी होती है, तो मैं बोल नहीं पाता था, एक सेंटेंस भी बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन क्योंकि मैं इमोट करता था, मैं पूरी एक्सप्रेसिव था, तो मुझे अच्छे रोल मिल जाते थे। पर हमेशा डायरेक्टर लगता है यार थोड़ा और अच्छे से बोल पाता। बट आई विल ऑलवेज गेट चांसेस टू मूव, क्योंकि बचपन में बहुत स्पोर्ट्स खेला था, तो मूवमेंट ओरिएंटेड फिजिकल स्टफ मुझे मिल जाता था और मैं वो करता था। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लोग मिले, ऐसे लोग जो केयर भी करते थे और पुश भी करते थे। Who all did you work with? जैसे वीणा बसवराजे करके एक हैं, जो मुझे शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ, क्योंकि वो एक मूवमेंट आर्टिस्ट हैं। और मूवमेंट मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट वाला मूवमेंट, हाँ, ऐसा कोई डांस जैसा नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला तू कर मेरे साथ काम, तू आ जा। मैंने कहा यार ये बड़े सही है, इतने बड़े बड़े पहुंचे हुए आर्टिस्ट लोग, एंड दे आर सो सिंपल कि आ जाओ रिहर्सल में। तो आई यूज्ड टू गो सुबह 30 किलोमीटर बाइक चला के उनके वहाँ पे रिहर्सल करने के लिए। सुबह 5 बजे की रिहर्सल होती थी, तो आई विल वेक अप एट 4:30 और करते हुए 5, सवा 5 तक पहुँचता था।
and she will invest in me. She will challenge me, she will push me. At the same time care for me to help me find कि इसका क्या मतलब है. ये abstract सिर्फ ऐसे ही हवा में गोल गोल नहीं घूम रहे हैं. It should express, it should help you express something. So is there anybody who's like a very big inspiration to you? ऐसा कोई? तो वीना बसवराजे is big inspiration. Another big inspiration is वीना पानी चावला मैम, आदिशक्ति से. एक पॉइंट पे आप आते हैं, आपको पता चलता है सीन में कौन कौन लोग हैं, है ना, कहाँ टेक्निक है, कहाँ पे चीज़ें हो रही है, तो आप जाते हो. तो मैं आदिशक्ति जाया करता था रेगुलरली, और वहाँ वीना पानी मैम से बात करना, उनको देखना, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना. ओह माय गॉड, ये एक इंसान जो कि कितनी मुश्किलों को पार कर रही है. मतलब एक औरत होना कोई आसान काम थोड़ी है यार हमारे देश में. ऊपर से आर्ट सीन में वो क्या क्या बना रही है. वो एक इतना बड़ा स्पेस बना रही है, इतनी रिसर्च कर रही है, इतना काम कर रही है ना. इतनी मुश्किलों को पार करके भी उनकी आंखों में चमक है. वो एक दो से जो बात कर रही है वो सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है. वो एक एग्जांपल दे रही थी कि जब आवाज़ निकलती है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन कैरी करती है इफ़ यू आर रियली कनेक्टेड. तो मैंने कहा अच्छा, फिर एक बात बताइए कि जैसे जानवर होते हैं उनकी तो कनेक्टेड वॉइस है, इसीलिए हमको शायद डर लगता है कि जब कोई कुत्ता गुस्से में भौंकता है या प्यार से कुछ करता है तो वी फील इट बिकॉज ऑफ दैट. हाँ सही बोल रहे हो. तो मैंने कहा मैं कब ऐसा कर पाऊंगा. तो उन्होंने देखा, उन्होंने, मुझे याद है उनकी आंखें ऐसे, वो काजल अच्छा से लगाती थी और ऐसे देखते थे, हो जाएगा, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस. मैंने क्या प्रैक्टिस करूं. 1-2 चीज़ें. बस. बोले हाँ. और मुझे याद है उन्होंने कहा 1-2 चीज़ें, और मुझे वो चमक गया, दिमाग में रह गया कि हाँ 1-2 चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 1-2 चीज़ें करना है, पर शांति से करना है, जितना डेप्थ में जा सको जाना है. और वो बहुत पावरफुल मोमेंट था. तो आदिशक्ति में रहना, वहाँ पे उनके साथ सुरेश सर रिदम सिखाते थे, विनय अमेजिंग. वो बहुत पूरा माहौल ही इतना इंस्पायरिंग था कि वहाँ से निकलने के बाद लगा कि अब तो थोड़ा स्ट्रांग मामला है. इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन वाज थिएटर प्रोफेशनल्स ड्रामा स्कूल मुंबई. इनका कोर्स था 1 महीने का, यूज्ड टू बी कॉल्ड इंटेंसिव ड्रामा प्रोग्राम, IDP. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें 4 टीचर थे, मुझे याद है, शंकर वेंकटेश्वरन, थोम्बा सर, डैनियल गोल्डमैन, जेहान यूज्ड टू टीच स्क्रिप्ट एनालिसिस, और प्रभात भास्करन. अचानक से मेरी दुनिया बदल गई, बिल्कुल बदल गई, क्योंकि अब तक मैंने ये सब देखी. ये आदिशक्ति से जस्ट पहले की बात है. अब तक मैंने वो रियलिस्टिक थिएटर देखा था, पॉलिटिकल सोशल आइडियाज वो सब देखे थे. सडनली एवरीथिंग हैज चेंज्ड एंड मेरे दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शंस चल रहे हैं, क्योंकि जो मैंने पहले सुना है थिएटर के बारे में कि कैसा होना चाहिए, मैसेज, सोसाइटी, आर्ग्यूमेंट, टेक्स्ट, यहाँ एकदम उल्टा हो रहा है. स्पेशली शंकर जब काम कर रहे हैं तो, एंड मेरे दिमाग में मैं काउंटर कर रहा हूँ उनको, नहीं तुम गलत बोल रहे हो, नहीं तुम गलत बोल रहे हो. आई एम श्योर उन्होंने सेंस किया होगा, पता नहीं क्यों मैं वो कर रहा हूँ. इतना हेडी इंसान था मैं उस टाइम. और फिर हमने एक पीस बनाया, सुनामी. आई विल नॉट डिस्क्राइब द पीस, बट वो पीस हमको करना सिर्फ 10 लोगों के लिए था, और उसमें वेणु जी भी ऑडियंस थे. और मैंने कहा चल ठीक है यार, इवन इफ आई डोंट अग्री टू अनदर आर्टिस्ट इट्स ओके. और ना मैं तो बिल्कुल बच्चा सा, टिन्नू मिन्नू सा बच्चा था, मैं क्या ही बोलूँ, पर वो दिमाग हेडी था. तो उन्होंने बोला देखो जितना आप कर सकते हो उतना पुश करके परफॉर्म करना, क्योंकि हमने ऐसा रिहर्सल नहीं की थी उसकी, हमने सिर्फ ट्राई किया था. उस पीस का नाम सुनामी क्यों था वो मुझे समझ में नहीं आया था, मेरे हेडी अक्षय को समझ में नहीं आया था. पर जब हमने परफॉर्मेंस फुल इंटेंसिटी के साथ किया, इट वॉज अ हाफ एन आवर 35 मिनट पीस. मुझे आधे से ऊपर घंटा लग गया वापस बाहर आने में उस पीस से. ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑल ऑफ अस हु वर इन दैट पीस, वी डिडंट नो क्या हुआ. ऑडियंस कुड फील सो मच, वी फेल्ट सो मच. और तब मुझे समझ में आया, अरे हेडी अक्षय भाई, दैट्स इट. तब मुझे पूरा IDP समझ में आया उस शो में, एंड दैट वाज माइलस्टोन कि ये लंबा खेल है. How did you decide to pursue storytelling and not anything else? Because clearly in the process of storytelling, it's not कि storytelling इससे अलग है एकदम. There are so many overlapping things. तो what made you choose storytelling? तो बहुत सारे प्रोसेसेस लिए, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे आइडियाज सिर्फ सुने नहीं पर एक्सपीरियंस. उस दिन समझ में आ गया कि एक्सपीरियंस करना है. ये जो फील्ड है इसमें बात करने से ज़्यादा एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है. एंड आई विल कॉन्स्टेंटली लुक फॉर अमेजिंग एक्सपीरियंसेस. तो नाउ आई एम लुकिंग फॉर एक्सपीरियंसेस. और हुआ ये कि मैं सच में अपने गांव पहुंचा और वहाँ पे मुझे बुजुर्ग लोग मिले. उन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हो, और अब तक तो मैं टाइटल फ्री हूँ, कोई टाइटल चाहिए ही नहीं भाई लाइफ में, एक्सप्लोरर हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई हाँ कोई टेंशन नहीं है. अब मैंने कहा यार इनको मैं क्या जवाब दूँ. तो मैंने कुछ नहीं यार, हम कहानियाँ वहानियाँ सुनाते हैं. एंड ही सेड अच्छा वो कावड़ियों जैसे. मैंने कहा कावड़ियों जैसे, अगर ये बोलते स्टोरी टेलर तो समझ में आता, कहानीकार बोलते कावड़. ही वाज वेरी स्पेसिफिक, ही सेड कावड़ियों जैसे. कावड़, हाँ. तो मैंने बोला कावड़िया क्या है. हाँ.
तो बोले जब हम बच्चे थे ना 40-50 साल पहले, तब एक स्टोरी टेलर कावड़िया आता था और वो अपना एक बॉक्स लेके आता था और वो बॉक्स के दरवाजे खोलता था और जैसे जैसे दरवाजे खुलते वो कहानियां सुनाता। वो शाम हमारी पूरी उसी में निकल जाती। ये एक्चुअली में हाँ ये सच स्टोरी है। हाँ। मैंने कहा यार ये क्या है, और मैंने कहा 40 साल पहले 50 साल पहले कह रहे हो, अब क्या होता है? बोले अब तो हमने देखा ही नहीं है, 40-50 साल हो गए। मैंने कहा ये तो बड़ी एक्साइटिंग सी लग रही है। सो कावड़ इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग फॉर्म फ्रॉम राजस्थान। तो मैंने कहा यार ये पढ़ तो लिया मैंने, लेकिन एक्सपीरियंस का क्या? कहीं से पता लगा, लोगों के पता चला कोई एक ढाणी माने कि गाँव के बीच में ऐसे डेजर्ट होता है। हाँ। वहाँ 10-15 घर ऐसे कच्चे पक्के जो होते हैं वो रहते हैं कि किसी एक ढाणी में एक कावड़िया रहता है, उनका नाम खोजा राम जी है। मैंने लिया बाइक, निकल लिया। अब मैं ढाणी में पूछ रहा हूँ खोजा राम जी, कोई नहीं। बोले कौन खोजा राम जी? कोई नहीं है। मैंने कहा कावड़। बोले कौन कावड़िया, क्या कावड़, कौन होता क्या? किसी को नहीं पता। फिर एक बंदे ने मुझे बुलाया कि आ भाई इधर आ। मैंने कहा अच्छा आप जानते हो खोजा राम जी? बोले चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ उनके घर पे। वो घर में ले गए, दरवाजा बंद किया, मुझे बिठाया। बोले मैं हूँ खोजा राम जी, बताओ क्या बात है? मैंने कहा आपको कोई जानता क्यों नहीं है? बोले नहीं हम ऐसे नहीं रहते हैं, हम कावड़िए जो होते हैं वो ऐसे ओपनली ऐसे नहीं बताते हैं, किसी को नहीं पता, हम खेती बाड़ी करते हैं। अब मैंने कहा फिर आर्ट फॉर्म? तो बोले अब वहाँ कोई पेट्रन होता है, उनके बच्चे आते हैं लंदन से बार से, तब उनको ऐसे 4 दीवारी में बंद करके दिखाते हैं, देखो ये हमारा राजस्थान है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा रिचुअल है। आप ओपन परफॉर्मेंस नहीं करते? बोले वो तो बंद हो गए, अब नहीं करते, बस वो अंदर एक रिचुअल की तरह करते हैं। मैंने कहा दिस एंड आई फेल्ट सो सैड। मैंने कहा हम यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, थिएटर करना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ पे दिस फॉर्म इज जस्ट डाइंग, नोबडी केयर्स अबाउट इट, और मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं रिसर्च करता हूँ, आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं? बोले सीखना क्या, कर लो खुद से। और वो बात मेरे दिमाग में अटक गई। फिर मैंने लगाया 2 साल इस स्टोरी टेलिंग को रिसर्च करने में, समझने में, स्टोरी टेलिंग क्या होती है, ट्राई करने में। मल्टीपल बार कर रहे हैं, 10 लोगों को बुला के परफॉर्म कर रहे हैं, खराब हो रहा है, बहुत बेकार हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई बात नहीं, कर रहे हैं। एंड फाइनली आई रोट, फर्स्ट टाइम आई रोट स्टोरीज, 16 स्टोरीज मैंने लिखे which seemed to fit the covered world, and I collaborated with a visual artist and created a piece. सबसे पहले खोजा राम जी को दिखाया कि तुम्हारा तरीका है, कर लो। ये तुम अपने हिसाब से कर रहे हो, तुम अपने तरह से कर रहे हो। What is the name of the play? The performance is called Maya. उस परफॉर्मेंस से मुझे स्टोरी टेलिंग समझ में आने लगी। वहां से देन स्टोरी टेलर एज अ जर्नी अपने आप में एक अलग चलती रहती है। सो थिएटर का काम अलग चलता रहता है, स्टोरी टेलिंग का काम अलग चलता रहता है। Where do they meet? So they have started meeting now. Is there any way we can see your performance of Maya? वो YouTube पे है। YouTube पे है? हाँ, so हमारी कंपनी जो है स्टिल स्पेस थिएटर, उनकी प्लेलिस्ट में है। Okay. पूरा शो नहीं है, but there are snippets of it. तो वहां से स्टोरी टेलिंग शुरू हुआ। तो अब मैं I recognize myself as theater artist, practitioner and storyteller, and I'm trying to blur all of them and find a new word, maybe just one. So Akshay, कैन यू डिस्क्राइब अ लिटिल बिट अबाउट जो आपकी प्रोसेस है, आपकी टेक्निक्स है, जिस तरह से आप आपके सारे एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग को इस्तेमाल करके यू मेक अ परफॉर्मेंस एंड देन यू परफॉर्म? सो ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट अलग होता है, तो हर प्रोजेक्ट की डिमांड अलग होते हैं। किसी में एक ही इंसान है, किसी में बहुत सारे हैं। सो जो भी सारी चीज़ें सीखी हैं और जो अभी भी सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम आती है। एक पार्ट आ जाता है क्राफ्ट वाला, जहाँ पे बॉडी, वॉइस, इमेजिनेशन, टेक्स्ट बोलना आना चाहिए, वो सारी चीज़ें बेसिक क्राफ्ट, वो हमेशा आई थिंक करते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो कब आपकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह का डिमांड होगा पता नहीं। तो उस पर एक मैं कोशिश करता हूँ फोकस रहे हमेशा, कि आप तैयार रहें, कुछ काम आ जाए या कुछ काम आप कर रहे हैं तो उसके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। द सेकेंड पार्ट इज़ हाउ डू यू मेक समथिंग, और व्हेन यू मेक समथिंग हाउ डू यू इंटरनलाइज लाइक द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ इट, नॉन क्राफ्ट पार्ट ऑफ इट, जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल है डिस्क्राइब करना। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो मुझे हेल्प करती है वो सिंपल है कि हम जो भी कर रहे हैं क्या हम उसमें उतर पा रहे हैं या नहीं। सो इट्स अ मार्कर फॉर मी, एंड अंटिल आई डोंट फाइंड इट आई जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग इट। सो एक्सप्लोरेशन इज अ बिग पार्ट ऑफ माई आर्टिस्टिक नेचर और माई वर्क। इवन अगर मैं लिख रहा हूँ, कहानी अगर लिख रहा हूँ तो आई कीप स्क्रिबलिंग, कीप राइटिंग until unless I feel satisfied। हो सकता है 5 साल मुझे लगा यार कितना खराब था, लेकिन उस मोमेंट पे अगर मुझे लगता है यार नहीं मुझे सुनने में ठीक लग रहा है तो दैट इज वेयर आई स्टॉप, बट अंटिल देन आई जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग। अब एक्सप्लोरेशन के भी कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे जो पुरानी सारी ट्रेनिंग और जो अभी भी लेता रहता हूँ वो वहाँ बड़ा काम आता है। सो अक्षय, कैन यू इलैबोरेट अ लिटिल बिट ऑन ट्रेनिंग
एंड आई रिमेंबर 2 दिन पहले आप मुझे कुछ सुजुकी व्यू पॉइंट्स के बारे में बता रहे थे, विच वॉज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टू मी बैक देन. थिंक आवर व्यूअर्स वुड लव टू लर्न अ लिटिल बिट अबाउट दैट. तो सुजुकी और व्यू पॉइंट जो है ये 2 प्रैक्टिसेस हैं. सुजुकी मेथड ऑफ एक्टर ट्रेनिंग आता है जापान से, जहाँ पे मिस्टर टडाशी सुजुकी, उनकी कंपनी है स्कॉट, उनके साथ में उन्होंने ये इवॉल्व किया है. एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह का परफॉर्मेंस ट्रेनिंग मेथडोलॉजी है. उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने क्या किया है, ही वांटेड टू मेक शोज, बेसिकली दैट इज वेयर द स्टार्टिंग पॉइंट इज. अब जापान में 40-50 साल पहले ही वांट टू मेक शोज, बट ही हैज अ वेरी स्पेसिफिक सेंस ऑफ एस्थेटिक कि आई वांट मोर स्टिलनेस, बट स्टिलनेस डज नॉट नीड टू बी डल. इट कैन वी मेक द एक्टर vibrant, can we make the actor expressive without necessarily doing so much, क्योंकि वो नो कबूकी में देख रहे हैं. नो में स्पेसिफिकली नो एक थिएटर फॉर्म है, जापान का ट्रेडिशनल क्लासिकल थिएटर है. तो ही इज डीपली इंस्पायर्ड बाय द पावर द एक्टर्स हैव इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस. इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे किया जाए, और उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, कि मेरे को ऐसा नो जैसा एस्थेटिक नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वैसा प्रेजेंस चाहिए. So he studied a lot of traditional art, and he tried to understand, and he evolved with his company this method, which is basically simple frames of practicing. तो आप एक simple जो है sequences करते हैं, जैसे डांस में कैसे sequence होता है, वैसे simple choreography, ऐसे that's it. अब उस simple choreography को आप बार बार repeat करते हैं, और उस repetition में आप अलग अलग जो principles हैं of breath, energy, ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और कोई भी परफॉर्मेंस प्रिंसिपल को क्या मैं उसमें प्रैक्टिस कर सकता हूँ. व्यू पॉइंट्स उसका ऑपोजिट काइंड ऑफ ट्रेनिंग है. अच्छा. व्यू पॉइंट्स इज अ पोस्ट मॉडर्न प्रैक्टिस. अच्छा. जहाँ पे सब कुछ फ्री है, आपको जो करना है करो, कुछ परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है. इट्स लाइक नॉन परफॉर्मेटिव. अच्छा. परफॉर्म ही नहीं करना है, बस आपको खड़े रहना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, कुछ नहीं. नाउ विद इन दैट कैन यू स्टार्ट लुकिंग एट समथिंग विच इज एक्साइटिंग टू यू. तो इट्स मोर ऑफ जस्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, एंड एनीथिंग विच एक्साइट्स यू, गो फॉर इट. ओके. So it is basically spending time with your own impulses, spending time with your surrounding. आप अपने साथ वक्त बिता रहे हैं, आप स्पेस के साथ वक्त बिता रहे हैं. So tell me a little bit about आपकी ये जो सुजुकी और व्यू पॉइंट्स की जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, what are the challenges you face in this practice? Time as in? Time की कब कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. नहीं कर पाना फील्स लाइक क्यों नहीं कर पा रहे, जब पता है कि इसमें क्या वैल्यू है. तो वो सबसे मुश्किल चीज है. दैट एक्चुअली ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, जो मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ कि एज अ परफॉर्मर एंड आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर, एक्टर, थिएटर मेकर, वो क्या है जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है? काम करते रहो. जिस दिन काम नहीं है उस दिन गड़बड़ है. कोई ऐसा बीच में फेज आया था कई बार जब कुछ काम नहीं है और आपको अच्छा तो फ्री टाइम है अब तो नहीं, वो असल में वो आपको मुझे नीचे खींच रहा होता है. तो अगर कोई बाहर से काम नहीं है तो खुद का काम बनाओ, लेकिन काम जरूर करो. So always be active. आप भले ट्रेनिंग करें या कुछ भी करें, लेकिन काम जरूर करिए, चाहे कुछ भी काम हो. अक्षय, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे थिएटर करना है या इस तरह का एक स्पार्क होता है दिल में, बट पता नहीं होता शुरू कैसे करें. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, मतलब कैसे, कहाँ शुरू करें, कैसे करें, एंड क्या ये एक वायबल ऑप्शन फॉर प्रोफेशन है, एक चॉइस हो सकती है कि क्या है सिर्फ हॉबी है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? डेफिनेटली शुरू तो बहुत जगह से कर सकते हैं. आप अपने किसी भी आसपास कोई थिएटर ग्रुप है उनको बोलिए, उनके साथ शुरू कर दीजिए. डोंट थिंक कि मुझे बहुत बड़ा ही कुछ करना है, वो सबसे बड़ी शायद रोड ब्लॉक हो सकता है. अच्छा. कि जो मिल रहा है उसके साथ शुरू करिए. आपको हो सकता है कोई वर्कशॉप मिल जाएगी, हो सकता है आपको कोई थिएटर ग्रुप मिल जाएगा आसपास, हो सकता है कोई आपको कम्युनिटी में कोई थिएटर कर रहा है उनके साथ आप कर रहे हैं. कोई ना कोई आपको आपके आसपास जरूर मिल जाएगा. इन केस ऐसा होता है कि आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, वर्कशॉप भी नहीं मिल रही है, कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिल रही है, कोई प्रोडक्शन भी नहीं मिल रहा, और छोटे छोटे काम के लिए भी करना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन है. ये पूरा फील्ड ही ऑब्जर्वेशन का है, तो आप पीछे रहकर बहुत सारी चीजें सीखते हैं. अगर मान लीजिए कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए. क्योंकि आप सब कुछ भी अगर हटा देंगे तो भी आप एक किताब से कहानी पढ़ के सुना तो देंगे ही. वो सबसे सही तरीका, और एक एक्टर को डेफिनेटली स्टोरी टेलर होना ही है. क्योंकि अल्टीमेटली एक एक्टर कहानी ही सुना रहा है. हाँ, वो डायलॉग्स के थ्रू सुना रहा होगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के थ्रू सुना रहा होगा, पर वो कहानी को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है. तो जो उसका फंडामेंटल फॉर्म है वो तो हम कर ही सकते हैं. आप इंटरनेट पे इतने ऑप्शंस हैं, आप कोई कहानी उठा लीजिए यार, है ना, और उसको सुनाइए. सबसे अच्छा प्रैक्टिस है. उसको फिर आप जितना ऐड करना चाहें, उसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है. तो वहां से तो आप शुरू कर ही सकते हैं. जैसे कोई डॉक्टर बनता है वो एक ट्रेनिंग लेता है, ऐसे तो नहीं बन जाता डॉक्टर.
if we are here to think about theatre as profession and a viable choice, what is it that one can do to formally train and become like strong in it? तो एक बार शुरू करना जरूरी है। हाँ। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शुरू कर दीजिए, चाहे कहानी सुनाकर करें, किसी के रिहर्सल रूम में जाके करें, कोई वर्कशॉप से करें, एक बार आप शुरू कर दो। शुरू करते ही यू विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स व्हिच यू आर नेचुरली गुड एट, थिंग्स व्हिच यू आर नॉट नेचुरली गुड एट। तो एक्टिंग ऐसी चीज है जिसमें हम सारी चीजें यूज कर रहे हैं। हम अपना इंटेलिजेंस भी यूज कर रहे हैं, हम अपना इमोशनल कैपेसिटी भी यूज कर रहे हैं, हम स्पेस टाइम सब यूज कर रहे हैं। तो कुछ चीजें तो नेचुरली आप अच्छे होंगे, है ना। हो सकता है आप रैशनल थिंक करो, आप लॉजिकली स्क्रिप्ट समझ सकते हैं, मान लीजिए। तो आप हो सकता है इमोशनली थोड़ा सा वीक होंगे, हो सकता है आपकी वॉइस इतनी अच्छी नहीं होगी, या हो सकता है आपकी बॉडी थोड़ी बेढंगी सी होगी, हो सकता है। सबके अपने अपने, वो आपको खुद को क्रिटिसाइज करना है। या आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो बताएं कि भाई तेरा ये ना थोड़ा गड़बड़ है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को, मैं नहीं कह रहा जज करिए, बट नोट करिए कि क्या चीज में मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ, क्या चीज मुझसे हो ही नहीं पाती है, और उसके अराउंड चीजें देखना शुरू करिए कि ये मैं कहाँ बेहतर कर सकता हूँ। अल्टीमेटली अपार्ट फ्रॉम दीज डिफरेंट फैक्टर्स कि भाई वॉइस, बॉडी, इमेजिनेशन, टेक्स्ट के साथ कैसे काम करना है, या बॉडी को कैसे और एक्सप्रेसिवली यूज करना है, या इमोशनल कैपेसिटी क्या है, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, इन सब, ये सब तो टुकड़े हो गए। इन सब के अलावा इन सबको साथ में जोड़ना भी है। तो जब एक बार आपको लगे कि बेसिक चीजें आपका एक ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गई है, या हो सकता है कुछ बहुत अच्छी होंगी और कुछ ठीक ठाक लेवल पे होंगी, जब लग जाए, तब मुझे लगता है या तो आप अपने आप को पुश करिए टू डू मोर प्रोफेशनल वर्क, जहां आपसे डिमांड किया जाए कि ये करो, 1-2 पेज का मोनोलॉग परफॉर्म करना है इस शो में तुम्हें, या तो आप अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जो बहुत डिमांडिंग हो, क्योंकि तब फिर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे आएगी चीजें। या फिर आप फॉर्मल ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि फॉर्मल ट्रेनिंग इज मोर सेफ स्पेस, जहां पे आपको पुश भी किया जाएगा, डिमांड भी किया जाएगा, और आपके पास वो स्पेस होगा फेल होने का। आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा कि यार मुझे पास ही होना है। In that case, all of these things will come together, and then each of us find our own way through it. तो ये है, और ये obviously दोनों साथ में भी हो सकते हैं कि you are also putting yourself through challenges and you are also formally training. So then आपका personal opinion क्या है? Are artists born or they are made, or can anybody and everybody do this? I mean, हम सब आर्टिस्ट तो हैं ही, मतलब ये तो उसमें मुझे लगता है कि हम बाय चांस आर्टिस्ट हैं। कुछ लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, या for whatever reasons they have natural inclinations, वो किसी भी कारण से हो सकता है, which are more suitable to certain kind of art, है ना, और वो ऑटोमेटिकली उनको लगता है यार मैं इंट्यूटिवली उस तरफ सोच पा रहा हूँ, तो which I think is what people consider talent, एब्जॉर्ब कर रहे हैं बचपन में तो सब कुछ, तो वो मेरे ख्याल से टैलेंट है। लेकिन वो भी कहाँ तक जाएगा, कहीं ना कहीं आपको खुद को उसको और निखारना तो है। कुछ हैं जिनकी नेचुरल इंक्लिनेशंस ऐसी हैं which are not very suitable to the art form they have decided. They obviously, people like me, we have to push through a lot, we have to overcome a lot of challenges, internal and external both. और उसके लिए ट्रेनिंग is the most safest place. Do you think art is a profession that can be made sustainable? If yes, how? Definitely, मतलब हम सस्टेन कर रहे हैं, तो पॉसिबल तो है सस्टेन करना। उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, और हर कोई अपना अपना तरीका ढूंढ लेता है। अब जैसे एक है कि आप जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स, हम एक जनरल अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स में बोले, चाहे आप डांस लो, म्यूजिक लो, थिएटर लो, तो आप एक अपना काम बनाते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, वो तो एक तरीका है। वो काम या तो आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू देगा, कुछ ना कुछ तरह का वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में। हो सकता है वो आपको डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहा हो, मान लीजिए, तो वो हो सकता है वो आपको ऐसी कोई चीज दे रहा हो जिससे आप पैसा कमा सकें बतौर तौर पे। जैसे आपने एक शो किया, आप एक डांसर हैं, आपने एक शो किया, आप स्टेज पे गए, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसमें से कोई एक ऑडियंस हो सकता है कह सकता है मुझे भी डांस करना है, कि आप क्लासेस लेते हैं। तो क्योंकि आपने अपना काम बाहर रखा, कोई एक इंसान आपके पास आना चाहता है और कहना चाहता है कि क्या मैं आपसे सीख सकता हूँ, तो टीचिंग इज अ बिग पार्ट। तो जो आप करते हैं वो आप सिखा भी सकते हैं, एंड दैट इज अ वायबल ऑप्शन, डेफिनेटली ऑलवेज अवेलेबल। दूसरा, आपने शो किया, कुछ कॉर्पोरेट वाला इंसान आके देखा, उसने बोला आप हमारे ऑफिस में आके परफॉर्म करेंगे, दैट इज वेयर इट इज वायबल, कि आप शो तो वही कर रहे हैं जो आपने अपना एफर्ट लगाया, एनर्जी लगाया वो चीज बनाने में। हो सकता है उस शो में उतना रिकवरी नहीं हुआ, पर when you travel to that office, then it makes sense, then it becomes a consistent source of income. उसके अलावा हो सकता है कि आप अलग अलग कम्युनिटीज के लिए परफॉर्म करेंगे, which is a very big part. कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं ऑडियंस हम तक आए, हम भी तो ऑडियंस के पास जा सकते हैं। Correct. और वो एक एफर्ट है जो जरूरी है,
जो क्योंकि इतना डाइवर्स सोसाइटी है, तो आप कुछ भी बनाएंगे, छोटी से छोटी चीज़ भी बनाएंगे, तो आप उसको अलग अलग लोगों के घरों में परफॉर्म कर सकते हैं, है ना, आप स्लम्स में परफॉर्म कर सकते हैं, आप NGOs के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब बहुत जगह हैं। तो अगर आप में वो एक्साइटमेंट है, आप चाहते हैं वो करना, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ जगह ढूंढ लेंगे। सो अक्षय, व्हाट डू यू थिंक अबाउट DSM, ड्रामा स्कूल मुंबई? तो ड्रामा स्कूल मुंबई इज़ बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जितने कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिशनर्स हैं जो आज काम कर रहे हैं, उनको एक छत के नीचे ला रहे हैं, ताकि वो सारे टेक्निक्स, वो सारे मेथड्स जो कि आज के टाइम के लिए ज़रूरी हैं, कि एक्टर के लिए, एक थिएटर मेकर के लिए, उनको वो सीख पा रहे हैं और डायरेक्टली उनसे जो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच मीन्स दैट जो लोग सीख कर बाहर जाएंगे, दे विल बी रेडी फॉर द टाइम दे आर लिविंग इन। तो वो मुझे DSM के बारे में लगता है कि बहुत ही अमेजिंग जगह पर है। अब DSM में तो पढ़ाते ही हैं, बट अब आप एक एकलव्य के स्टोरी टेलिंग कोर्स को भी डिलीवर कर चुके हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एकलव्य? मुझे लगता है ये बहुत ही, जैसे जैसे मैंने शेयर किया कोर्स, मुझे लगा कि बहुत ही रेलेवेंट मटेरियल है अगेन फॉर पीपल हु माइट नॉट हैव एक्सेस, क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मेरे सब बिखरी हुई है, और वो बिखरी हुई चीज़ें से और कंफ्यूज हो जाते हैं हम। जब हमको एक स्ट्रक्चर तरह से कोई चीज़ सीखने को मिलती है, तो एक बिगनर को एक अच्छा किक स्टार्ट मिलता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है जहाँ से फिर आगे जाया जा सकता है, जहाँ से बहुत आगे जाया जा सकता है ना। तो वो एक अच्छे से फॉर्मेट में बनाकर उनको देना, मिलना, मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन ज़रूरत है हमारे टाइम की, क्योंकि हम इतना बड़ा देश हैं, इतने अलग अलग जगह लोग रहते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट लर्निंग थिएटर, टीचिंग थिएटर इन एन ऑनलाइन मीडियम, ऑनलाइन स्पेस? तो अब 2 साल से मैं खुद ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और पहले तो मुझे लगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, कैसे पॉसिबल है? लेकिन ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि थिएटर किसी एक चीज़ का नहीं बना है, वो बहुत सारी चीज़ों का बना है, इसीलिए तो वो होलसम है, आपकी बॉडी को, आपके समाज को, आपके देश को, आपकी दुनिया को एक तरह से साथ में लेकर आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, हाँ सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पे आप काम कर सकते हो, और शायद बेहतर तरह से काम कर सकते हो, क्योंकि आप टाइम शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ ऑनलाइन, लेकिन स्पेस तो आपका अपना पर्सनल है। तो आप अपने पर्सनल स्पेस में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन तरह से कर पा रहे हैं। ऐसा हम नोटिस कर रहे हैं लोगों में, जैसे जैसे वो ऑनलाइन जो चीज़ एक शेयर्ड स्पेस में इनहिबिशन होता है, एक मुश्किल होता है एक दूसरे के सामने ओपन अप हो पाना, वो क्योंकि आप अपने कंफर्टेबल पर्सनल स्पेस में हो, आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो, आप ज़्यादा चीज़ों को जो है शांति से बैठ के गहराई से देख पा रहे हो। वो ऑब्वियसली जो कुछ पार्ट हैं जिनके लिए शेयर्ड स्पेस चाहिए, वो तो शेयर्ड स्पेस चाहिए ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हमें अपना पर्सनल स्पेस और टाइम चाहिए, वहां ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से हो पा रही है, क्योंकि अब आपको बाकी चीज़ें नहीं सोचनी है। That's right. Thank you, Akshay. That was a lovely journey you shared. If there is any message or any guidance you want to give to the viewers, to anybody who's aspiring to be an actor, aspiring to use theatre in their life, or just wanting to learn a little bit about this world, you know, कि मैं भी करके ज़रा देख लूँ, तो हो सकता है मतलब शौकिया तौर पे आ गए या प्रोफेशनल तौर पे आ गए या एक सेल्फ स्किल बिल्डिंग के तौर पे आ गए, कोई उसके लिए कोई मैसेज होगा जो आपको बताना है? बस एक ही मैसेज है कि जब आप भी जो भी ट्राई करें, चाहे वर्कशॉप ट्राई करें, ट्रेनिंग ट्राई करें, या किसी की प्रोडक्शन में, अमेच्योर लेवल पे, प्रोफेशनल, कुछ भी हो, आप अपना पूरा टाइम वहाँ दीजिए। मतलब जब आप वहाँ 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए, भूल जाइए बाकी सब कुछ, ये अब आपके लिए है, आप ये खुद के लिए कर रहे हैं, तो उसे एंजॉय करिए और वहाँ रहिए, उस 3 घंटे को पूरा दीजिए। लवली। अब यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है हमारी बातचीत, बट मुझे याद है, आप शायद भूल गए, आई हैव टू गिव यू अ चैलेंज विच यू ओनली हैव टू डिलीवर। तो मैं कुछ बोलूँगी आपको बिना सोचे इमीडिएटली, जैसे मैं वो शब्द बोलूँ, आपको उस शब्द के साथ एक स्टोरी बनानी है, हाँ, और उसी से एंड करनी है। अब वो कैसे करोगे मुझे नहीं पता, इम्प्रोवाइज, ओके, दैट इज योर चैलेंज। ओके, मैं आपको शब्द दूंगी और बीच बीच में और शब्द आएंगे, यू हैव टू टेक इट इन योर स्टोरी। कच्चा पपीता। तो क्या हुआ कि मेरे डाइनिंग टेबल पे एक बार कच्चा पपीता पड़ा हुआ था, और मैं उसे घूर के देख रहा था। मैं देख रहा हूँ कि यार ये पपीता पक क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैं 8 दिन पहले वो पपीता लाया था। बंदर। और फिर मैंने देखा कि यार ये कच्चा पपीता कुछ हो नहीं रहा। मैंने उसको बालकनी में ले गया, शायद धूप वूप लगने से लगेगा। वहाँ दूसरी बालकनी में एक बंदर बैठा हुआ था, उसने मुझे देखा, मैंने कहा क्या है, क्यों देख रहा भाई? उसने बोला हाँ मुझे खाना है ये। मैंने कहा नहीं ये मेरा पपीता है और मुझे चाहिए और इसको मैं अपने पास रखूंगा। लेकिन बंदर माना ही नहीं, दादाजी, और वो कूद कर आ गया हमारी बालकनी में। अब जिस बालकनी से वो आया था उसमें एक दादाजी रहते थे, है ना, और उन दादाजी ने बोला कि अरे ये इस बंदर को तो मैं भाई केले खिलाने वाला था, क्योंकि मेरा आज का व्रत है,
आज अगर मैंने बंदर को केला नहीं खिलाया तो मेरे पुण्य नहीं होंगे बराबर पूरे। अब वो दादाजी वहां से चिल्ला रहे बंदर को वापस बुलाने के लिए और मेरे हाथ में पपीता। मैंने कहा अब मैं क्या करूं। मैं शब्द देती रहूंगी, आप चलते रहेंगे, स्टोरीज बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच अक्षय, दिस रियली हैज बीन वेरी वेरी लवली, बट I hope we'll have much longer conversations आगे चल के भी, but thank you so much for being here. Thank you so much, thank you. अगर आपको इसी तरह की अनफिल्टर्ड कहानियाँ रियल लाइफ से सुननी है, अगर आप मिलना चाहते हैं ऐसे ही और आर्टिस्ट से और जानना चाहते हैं उनकी दुनिया को, तो सब्सक्राइब करिए एकलव्य के चैनल को। वो जो आपको घंटी दिख रही है ऊपर, बेल नोटिफिकेशन, उस पर कर दीजिए क्लिक, ताकि जब कोई नई कहानी, नया आर्टिस्ट आप तक आए तो आपको पता चल जाए। आप एकलव्य को अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बी एकलव्य एंड जॉइन द एकलव्य कम्युनिटी।